Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, आज कई दिनों बाद वीडियो लेकर आया हूं। तो यहां पे हम साइकोलॉजी का पेपर नंबर 48वां पेपर करने वाले हैं। देखिएगा, रीट एग्ज़ाम से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा। अगर कोविड ऐसे ही बढ़ता रहा, ऐसे ही चलता रहा और जल्द ही इस पर अगर रोकथाम नहीं लगी तो साथियों, आपकी आने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जरूर देखने को मिल जाएगा। साथियों, आपको जो 20 जून को एग्ज़ाम फिक्स है, हो सकता है वो जुलाई अगस्त में चली जाए, लेकिन ज़्यादा आगे ये नहीं जाने वाली है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत ही शानदार पैटर्न वाले प्रश्नों को हल करने वाले हैं। लगातार तैयारी आपको जारी रखनी है, मैं अभी कह देता हूँ आपसे, क्योंकि ये तैयारी ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाली है साथियों। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण तौर से क्या सम्मिलित होता है? अभियोग्यता, स्मृति, तर्क और अभिवृत्ति। तो साथियों, चिंतन की अगर हम बात करें तो चिंतन में सबसे महत्वपूर्ण होता है तर्क, क्योंकि जब भी हम चिंतन करते हैं तो चिंतन किसी समस्या के प्रति किया जाता है साथियों, और हम समस्या को दूर करने का कार्य तर्क के माध्यम से करते हैं। विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा आपका? तीसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 2 आपके क्या है? तो चलिए देख लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। समझना है दूसरे क्वेश्चन को। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, इस संवृत्ति को कहा जाता है विलोपन, बिना शर्त प्रोत्साहन, अनुकूलित उत्तेजना और तत्परता। तो मित्रों देखिए, पावलोव ने जो प्रयोग किया था, जो सिद्धांत दिया था अनुबंधन वाला, प्राचीन अनुबंधन वाला, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जो कुत्ता होता है, कुत्ते पर जो प्रयोग किया गया था उसमें जो मांस प्रदाता, मतलब जो मांस प्रदान करता है, जब वो मांस देख कर के तो लार टपकाता ही है, लेकिन जब वो सीढ़ियों से जब नीचे आता है मांस देने के लिए, तब भी उसके मुंह में लार आ जाती है। तो इसको कहा गया है अनुकूलित उत्तेजना। क्या कहा गया है साथियों? इसको अनुकूलित उत्तेजना कहा गया है। थर्ड विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो मित्रों, तीसरा क्वेश्चन। एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? पद्धति, वर्जन, विरोधाभास, परिस्थिति। वर्जन, वर्जन, विरोधाभास, परिस्थिति। पद्धति, पद्धति, विरोधाभास, परिस्थिति, और इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों देखिए, जो विद्यार्थी है वो गलतियों को स्वीकार करना चाह रहा है, तो आप इसको वर्जन नहीं कह सकते, इसको पद्धति कहा जाएगा। लेकिन साथ में उसे डर लग रहा है कि शिक्षक कहीं मुझे दंडित न कर दे, तो साथियों इसको फिर विरोधाभास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वर्जन कहा जाएगा। इसको फिर पद्धति में नहीं रखेंगे, बल्कि पद्धति, वर्जन, विरोधाभास, परिस्थिति के अंतर्गत इसको रखा जाएगा साथियों। विकल्प नंबर 1 सही है प्रश्न नंबर 3 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? प्रसुप्ति अवस्था, सामाजिक अनुबंधन, अभिविन्यास, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो मित्रों, लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो अपना नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, उसमें कौन सी अवस्था बताई है दिए गए विकल्पों में से? प्रसुप्ति अवस्था यहाँ पर सिगमंड फ्रायड के द्वारा बताई गई है साथियों। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था एरिक्सन के द्वारा बताई गई है। और सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा बताई गई है। तो चौथे क्वेश्चन में आपके दूसरा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जिगसा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नगमा स्वयं से कहती है कि नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गोल्ड रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस प्रकार संबोधित करते हैं?
व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पहाड़ या ढांचा और आत्म केंद्रित वार्ता। तो साथियों यहाँ पर देखिए वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसमें अगर कोई भी बालक किसी समस्या को हल करने के लिए खुद से ही बातचीत करता है, जैसे यहाँ पर जो नगमा नाम की लड़की है वो खुद से ही बातचीत कर रही है समस्या को हल करने के लिए, तो इसको वाइगोत्स्की ने नाम दिया है व्यक्तिगत वार्ता। क्या नाम दिया है साथियों? व्यक्तिगत वार्ता नाम दिया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 5वें क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। साथियों प्रश्न नंबर 6 आपके आता है, देखेंगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन और प्रबलन। तो मित्रों जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में यहाँ पर प्रबलन इन्होंने नहीं बताया है, ना ही अनुबंधन बताया है, ना ही अवलोकन अधिगम बताया है। अवलोकन अधिगम बंडूरा के सिद्धांत पर आधारित है, प्रबलन हल के सिद्धांत पर आधारित है, अनुबंधन स्किनर और यहाँ पर पावलोव के सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों यहाँ पर संज्ञानात्मक संरचना पियाजे के सिद्धांत की बात की जा रही है, तो यहाँ पर इससे संबंधित है स्कीमा। स्कीमा मतलब होता है ज्ञान की संरचनात्मक इकाई। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 6वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो साथियों 7वां क्वेश्चन, बालकों में सर्वप्रथम किस चिंतन का विकास प्रारंभ होता है? कल्पनात्मक चिंतन, प्रत्यात्मक चिंतन, आगमनात्मक चिंतन, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। तो मित्रों एक जो बालक होता है सबसे पहले किसी भी चीज़ को देख करके ही सोचना प्रारंभ करेगा, बाकी चिंतन बाद में विकसित होते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बालकों में सर्वप्रथम है प्रत्यक्षात्मक। प्रत्यक्ष रूप से किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में चिंतन करना, ये सही रहेगा साथियों। विकल्प नंबर 4 आपके प्रश्न नंबर 7 में। चलिए देख लेते हैं 8वें क्वेश्चन को। 8वां क्वेश्चन मित्रों, यदि शिक्षक यह पूछते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान एक वीरांगना कैसे थी, तो इसमें सम्मिलित चिंतन निम्न में से किसका उदाहरण होगा? आलोचनात्मक तर्कना का, निगमनात्मक तर्कना का, सादृश्यवादी तर्कना का और आगमनात्मक तर्कना का। तो मित्रों शिक्षक क्या कर रहा है? रानी लक्ष्मीबाई राणा प्रताप के समान वीरांगना कैसी थी? तो यहाँ पर तुलना की जाती है, जहाँ पर तुलना की जाती है उसको सादृश्यवादी तर्कना के नाम से जाना जाता है साथियों। जबकि आलोचनात्मक तर्कना में गुण और दोष देखे जाते हैं। यहाँ आपका जो 3rd विकल्प है 8वें क्वेश्चन में वो ही राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो मित्रों 9वां क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस आयु के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा लागू की गई? 6 से 11 वर्ष, 8 से 12 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 18 वर्ष। तो मित्रों RT 2009 कहती है कि यह शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, जो बिल्कुल निःशुल्क और अनिवार्य रूप से होगी। विकल्प नंबर आपका 3rd सही है प्रश्न नंबर 9 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 पर साथियों। 10वां क्वेश्चन है आपके, अभिप्रेरित व्यवहार की कुछ अपनी विशेषता होती है, निम्न में से किसे इन विशेषताओं की सूची में नहीं रखा जा सकता है? पहला देखिएगा, अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य निर्देशित होता है। दूसरा है अभिप्रेरित व्यवहार चक्रीय होता है। तीसरा है अभिप्रेरित व्यवहार लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ले जाता है। और चौथा है अभिप्रेरित व्यवहार में रक्तचाप, हृदय गति तो श्वसन गति तीव्र हो जाती है। तो मित्रों जो अभिप्रेरित व्यवहार का मतलब क्या है? हम किसी भी चीज़ को करने के लिए आंतरिक रूप से जब अभिप्रेरित होते हैं और उसके बाद में जो व्यवहार किया जाता है वही कहलाता है अभिप्रेरित व्यवहार। तो साथियों यहाँ पर तीनों ही चीज़ें अभिप्रेरित व्यवहार में होती है, लेकिन यहाँ पर जो चौथा विकल्प है रक्तचाप, हृदय गति, श्वसन गति तीव्र हो जाना, ये अभिप्रेरित व्यवहार में नहीं होता है साथियों। विकल्प नंबर 4 सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 10 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर मित्रों। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों प्रश्न नंबर 11 आपके आता है, मनस्तापी बालकों की समस्या नहीं है, मौलिकता, एकाग्रता, सीखने की धीमी गति और अमूर्त चिंतन का अभाव। तो मित्रों जो मनस्तापी बालक होते हैं उनमें अमूर्त चिंतन का अभाव होता है, सीखने की धीमी गति होती है, एकाग्रता में की कमी होती है, लेकिन मौलिकता ये इनकी समस्या नहीं होती है साथियों। विकल्प नंबर कौन सा सही आपके? प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 11 में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 12 को। तो चलिए देख लेते हैं 12वें क्वेश्चन को।
अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति रुचि रखते हैं, सामाजिक कार्यों में रखते हैं, भौतिक कार्यों में रखते हैं, अन्य व्यक्तियों में रखते हैं या स्वयं अपने में रुचि रखते हैं। तो मित्रों एक होता है अंतर्मुखी और एक होता है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी जो बालक होता है उसकी रुचि सामाजिक कार्यों में होती है, अन्य व्यक्तियों में होती है और भौतिक कार्यों में भी होती है। लेकिन जो एक व्यक्तित्व है अंतर्मुखी, इसकी रुचि स्वयं अपने में रहती है। ठीक है, वो अकेला रहना ही पसंद करता है, भीड़ भाड़ में रहना उसे पसंद नहीं होता है साथियों। नए लोगों से दोस्ती करना उसे अच्छा नहीं लगता है। ये होते हैं अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो बोलते भी कम है। विकल्प नंबर 4 सही है आपके 12वें क्वेश्चन में। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को साथियों। तो 13वां क्वेश्चन, बार बार दोहराए जाने वाले स्वचालित व्यवहार को कहते हैं प्रवृत्ति, आदत, पुनरावृत्ति और सहज क्रियाएं। तो मित्रों बार बार दोहराना मतलब किसी भी चीज़ को आप बार बार करते हो, स्वचालित मतलब अपने आप हो जाती है वो चीज़, तो उसको आदत कहा जाता है। आदत में क्या होता है, जब हमें किसी चीज़ की आदत पड़ जाए तो हमें सोचना नहीं पड़ता है। जैसे एक टाइपिंग करने वाला होता है वो यूँ नहीं देखता है कि ए कहाँ है, बी कहाँ है, सी कहाँ है, डी, ऑटोमेटिक उसकी उंगलियां चलती रहती है साथियों। तो ये है आपका राइट आंसर विकल्प नंबर 2 प्रश्न नंबर 13 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को साथियों। तो चलिए देखते हैं 14वें क्वेश्चन को। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य है कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा, नर्सरी से 5 तक की शिक्षा, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा और 6 से 7 तक की शिक्षा। तो आरटी 2009 में प्रारंभिक शिक्षा का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर के 8वीं तक के जो बच्चे हैं वो सभी प्रारंभिक शिक्षा में आ जाते हैं आरटी 2009 के अंतर्गत। तो 1 से 8 तक की शिक्षा आपका राइट आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 14 में। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। तो चलिए देखते हैं 15वें क्वेश्चन को। गिलफोर्ड ने बुद्धि को जिन 3 वर्गों में विभक्त किया है उनमें सम्मिलित नहीं है विषय वस्तु, संक्रिया, उत्पाद और संज्ञान। तो देखिए जो गिलफोर्ड ने संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत बताया है इसमें इन्होंने 3 चीज़ें बताई है। एक तो बताई है विषय वस्तु, एक बताई है संक्रिया और एक बताया है उत्पाद। लेकिन इन्होंने संज्ञान के बारे में कोई भी नहीं बताया है साथियों, कुछ भी नहीं बताया है। संज्ञान इनके सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। तो विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है 15वें क्वेश्चन में? चौथा विकल्प आपका राइट आंसर है साथियों। अब देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 16 को। मित्रों 16वां क्वेश्चन आपके आता है क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, विद्यालय की आर्थिक ढांचा सुधारना, नए सिद्धांतों की खोज करना और पुराने सिद्धांतों की व्याख्या करना। क्रियात्मक अनुसंधान का नाम सभी ने सुना होगा, स्टीफन एम कोरे इसके जनक है साथियों। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में विद्यालय के शैक्षिक कर्मचारियों के द्वारा ही किया जाता है। मित्रों इसका जो मूल उद्देश्य होता है वो होता है विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना, जिसे विद्यालय से संबंधित जितनी भी कार्य प्रणाली में जो जो कार्य आ जाते हैं, जैसे पेयजल हुआ, शिक्षण हुआ या अन्य कोई सी भी समस्या हुई, तो साथियों उनमें सुधार करने के लिए ही क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। अतः मूल उद्देश्य क्या है? विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार करना। विकल्प नंबर 1 सही है 16वें क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो साथियों 17वां क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास है एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के समान है, परस्पर विरोधी है और उपयुक्त सभी। तो साथियों वृद्धि और विकास को विरोधी नहीं कहा जाता है, ना ही समान। विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती है वृद्धि, तो हम कह सकते हैं कि वृद्धि एवं विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। विकल्प नंबर आपका कौन सा सही है? प्रथम विकल्प सही है साथियों प्रश्न नंबर 17 में। चलिए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 18 को। तो मित्रों 18वां क्वेश्चन आपके, किस अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत को मानसिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहा जाता है? समान तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक अनुशासन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत और पक्षांतरण का सिद्धांत। तो साथियों देखिए जो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत है उसमें एक सिद्धांत आता है समान तत्वों का सिद्धांत, जिसको मानसिक अनुशासन का सिद्धांत भी कहते हैं मित्रों। तो विकल्प नंबर आपका 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं, जो कि आपके सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। 20 ही क्वेश्चन लिए गए हैं, तो 20 ही प्रश्नों को देख करके जाइए और बताइए कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं।
एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियता विकार। तो साथियों, लिखावट में कठिनाई शामिल होना, देखिए लिखने में कठिनाई जब शामिल होती है तो उसको हम कहते हैं डिसग्राफिया। क्या कहते हैं उसको हम? डिसग्राफिया। जबकि पठन में कठिनाई शामिल होती है तो उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। जबकि गणना में अगर कठिनाई शामिल होती है तो उसको कहते हैं डिसकैलकुलिया। विकल्प नंबर 3 सही है 19वें क्वेश्चन में। अब आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन। 2 वीडियो डाले हैं साथियों कई दिनों बाद, 3-4 दिन हो गए वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब वापस आपके रेगुलर वीडियो आ जाएंगे साथियों। 20वां और अंतिम क्वेश्चन हिंदी का टॉपिक है वाक्य वाला। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया, एक और वीडियो डाला है मैंने, उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। 20वां और अंतिम क्वेश्चन, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे उसकी मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बात की उम्र में भी रहेगी, यह बयान किसके महत्व पर जोर देता है? प्रारंभिक अनुभव पर जोर देता है, वातावरण पर जोर देता है, आनुवंशिकता पर जोर देता है, और आनुवंशिकता व वातावरण दोनों पर जोर देता है। तो साथियों, बच्चे में कोई भी विशेषता जैसे उसकी मौखिक क्षमता है वो उच्च भी हो सकती है, निम्न भी हो सकती है, लेकिन वो बाद में भी वैसी रहेगी जैसी अब है। तो ये सिर्फ ऐसा होता है आनुवंशिकता के कारण जिसमें बदलाव संभव नहीं है, क्योंकि वातावरण वाली चीज़ें तो बदल जाती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 20वें क्वेश्चन में। तो आज हमने ये 20 क्वेश्चन किए हैं। कमेंट करके जाइए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं साथियों, और आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बता कर जाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में।